Hello everyone, this is your mentor Annie and today we will discuss about how to make notes of NCERT। तो हमें आज हम लोग सीखेंगे कि एनसीईआरटी का नोट्स हम लोग कैसे बनाएं ताकि वो कोई भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी हो, आरआरबी हो या फिर बीपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, इसका कोई भी एग्जाम है उसमें सारे में एनसीईआरटी का कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे अप टू 10 जो है वो हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, अप टू 10 क्लास। तो इसमें क्या आता है, बायो आता है, फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री आता है। तो इसमें ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अप टू 10 तक, जो कि हर एक एग्जाम, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका नोट्स हम लोग कैसे बनाएं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एनसीईआरटी को रीड करेंगे। आज के ज़माने में जहाँ पे हर एक चीज़ का वीडियो आ गया है, तो वहाँ पे हम लोगों ने रीडिंग बहुत ही कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा कम। इसलिए हमें थोड़ा रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। इससे हमारी क्या होती है कि इंग्लिश भी मजबूत होती है और फिर हमें ज़्यादा एफिशिएंटली याद भी रहता है। तो उसके लिए हम लोग पहले एनसीईआरटी को रीड करेंगे और उसका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करेंगे एंड देन उसको अपने कॉपी में लिखेंगे। तो कॉपी में लिखेंगे तो ये सिंपल कॉपीराइट हम लोग नहीं करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने खुद के एक लैंग्वेज में एक तरीके से लिखेंगे ताकि वो हमें आसानी से याद रहे। क्योंकि अगर सेम टू सेम हम कॉपीराइट करेंगे तो वो आपने देखा होगा कि वो उतना अच्छे से याद नहीं रहता। लेकिन अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में उसको तोड़ के उसके छोटे-छोटे पॉइंट बनाकर लिखें, तो वो हमें याद रहता है पेशेंटली। तो कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए कोई भी सेल है, सेल के बारे में है, तो इसका कोई भी टॉपिक है तो इसका डिस्कवरी कब हुआ, इसका किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक बॉक्स बनाकर वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर जैसे कोई भी फिजिक्स का है, ग्रेविटेशन है, तो इसके बारे में कैसे लिखें? तो इसके बारे में जितना भी इसका फॉर्मूला है वो लिखें, फिर ये इसके क्या-क्या इम्पोर्टेंस है वो लिखें, फिर ये सर्कुलर मोशन में कैसे हेल्प करता है या फिर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें कैसे हेल्प करता है वो लिखें। तो इसका सारा फॉर्मूला एक जगह लिखें। इससे क्या होगा कि एक जगह लिखने से वो आपको याद रहेगा हमेशा। तो चलिए हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक नोट्स कैसे बनाएँ, तो इसमें आ गया बायो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। तो इसका नोट्स मैंने आपको बताया कि आप कैसे बनाएँ अप टू 10 तक। जितने भी डिस्कवरीज़ हैं या फिर जो भी थ्योरी है या फिर जो भी बाउंड है, वो सारा का आप एक जगह बना लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कोई भी एग्ज़ाम में। प्रिपरेशन जो है किसी भी एग्ज़ाम का वो पहले नोट्स से स्टार्ट होता है। फिर नोट्स के बाद जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। फिर किसी भी चीज़ का अगर आप बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका हायर लेवल पे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो ये एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है पढ़ने का। फिर हम लोग चलते हैं कि सोशल साइंस में नोट्स कैसे बनाएँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जितना भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, उसका सारा का अप टू 10 हम लोग इसका नोट्स बना लेंगे। जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इसका सारा का हम लोग नोट्स बना लेंगे। पर इसमें क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक के बाद एक पेज छोड़ेंगे, ताकि जो भी करंट अफेयर में आ रहा है, उसको यहाँ पे ऐड ऑन करने के लिए। तो ये क्या होगा कि आपके पास ना एक ही टॉपिक का वहाँ पे करंट अफेयर का भी पार्ट रहेगा, तो ये आपको याद करने में आसानी होगी कि स्टैटिक पार्ट भी वहीं पे है और फिर करंट अफेयर का पार्ट भी वहीं पे है। तो ये आपके लिए ईज़ी होगा याद करना। जैसे ज्योग्राफी में हो गया कि कोई भी इंटरनेशनल प्लेस है, वो है न्यूज़ में अभी करंटली, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा लिख देंगे या फिर कोई भी कैपिटल है उसके बारे में। और फिर सबसे ज़रूरी है अभी के टाइम में ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम याद करना। जैसे जितने भी इंडिया में ऑर्गेनाइज़ेशन है, इनके बारे में जानना कि इनका मिशन क्या है, फिर ये कौन-कौन से मिशन पे अभी करंटली वर्क कर रहे हैं या कितना-कितना सक्सेसफुल हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखना। फिर आगे हम लोग चलते हैं। सो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी बुक्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में। फिर गेम्स से आ रहे हैं क्वेश्चन, फिर जितने भी अवार्ड्स मिल रहे हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें आपको
डेली बेसिस पे करनी है कि डेली बेसिस पे जो भी न्यूज़ में है वो आपको ऐड करना है अपने नोटबुक में और इसको याद रखना है। इससे क्या होगा कि आपके लिए एक बर्डन नहीं बनेगा कि आपको एक ही दिन सारा कुछ रटना है, नहीं आपको धीरे-धीरे सारा कुछ याद हो जाएगा और ये बहुत ईज़ी होगा कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। चाहे वो आरआरबी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो या फिर यूपीपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी भी। तो फिर अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग नोट्स बना लिए, तो अब हम लोग इसको पढ़ें कैसे? हाउ टू रीड दिस? तो सबसे पहले मैंने एक यूपीएससी इंटरव्यू में देखा था कि जो एक लेडी थी वो क्या करती थी कि जितना भी नोट्स उन्होंने बनाया तो वो रात में जाने से पहले 1 आवर पहले उन सब चीज़ों को याद करती थी। ये क्या होता है, ये मेमोराइज़ करने में हेल्पफुल होता है। और सबसे बड़ी बात कि ज़्यादा आप इसको नोट्स को ना लेंदी ना बनाएँ, जितना हो सके उतना शॉर्ट। जैसे कोई भी शॉर्ट-शॉर्ट में नोट्स बनाएँ, फिर उसका जो पॉइंट वाइज़ है वो बनाएँ, फिर हेडिंग लिखें, फिर सब हेडिंग लिखें, ऐसे करके बनाएँ। तो ये क्या होगा ना कि ये मतलब नोट्स जो है वो बहुत आसानी से ईज़िली बनेगा तो आपके दिमाग में भी ईज़िली चला जाएगा और आपको याद रहेगा। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं तो यहाँ से ला स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से लिखते-लिखते 2-3 लाइन तक लिख ही रहे हैं। तो ये नहीं, कोई भी चीज़ है तो उसका एरो डालकर फिर उसके आगे, फिर एरो डालकर फिर उसके आगे। तो ऐसे क्या है कि ये एफ़िशिएंट हो जाएगा और ये आपको याद रखने में इम्पोर्टेंट मतलब ईज़ी रहेगा। और अगर आप 3 लाइन 4 लाइन ऐसे ही लिखते जा रहे हैं बस, तो ये आपको याद नहीं रहेगा। ऊपर से ये आपको थोड़ा लेंदी लगेगा तो आपको नींद आने लगेगा, नींद तो बहुत जल्दी ही आ जाता है। तो इसलिए ये हेल्पफुल नहीं होगा। तो इसलिए आप नोट्स को जितना हो सके उतना सिम्प्लीफाई करें, जितना हो सके उतना सिम्प्लीफाई करें। और सबसे बड़ी बात कि एनसीईआरटी का नोट्स आप बुक से बनाएँ। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ये मेरा एडवाइस आप मतलब रख लीजिए लिख के एकदम। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप किसी भी लेक्चर को देख के बनाएँगे तो वो उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा जितना कि बुक से बनाना होगा। तो आप किसी भी अप टू 10 तक बुक अब तो ऐप्स भी अवेलेबल हैं। तो आप उनको डाउनलोड करके उनका हर एक चैप्टर वाइज़ आप उनका नोट्स बना सकते हैं ईज़िली। तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हालाँकि लेक्चर भी हेल्पफुल होता है बट उतना नहीं होता है। इसलिए आप इसका बुक पढ़ के बनाइए, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और फिर मैंने आपको बताया कि इसको रीड कैसे करें कि हर एक दिन जो है वो आप करंट अफेयर को और स्टैटिक जीके को बस 1 से डेढ़ घंटा दें, इससे ज़्यादा नहीं दें। बाकी जो आपका मेन कोर है वो उस पे आप ध्यान दें। क्योंकि करंट अफेयर और इसका जीएस का पार्ट जो है वो हर एक एग्ज़ाम में अप टू 25-30 मार्क्स ही होता है। जितना भी एसएससी, आरआरबी सबका एग्ज़ाम होता है, तो इसमें आप अप टू अगर 1.5 आवर भी दे रहे हैं पर डे, तो ये इनफ है डेली के लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बहुत बारी होता है कि हम लोग नोट्स तो बहुत लंबा-लंबा बना लिए, बट इसको हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर ये किसी भी फ़ायदे का नहीं हुआ, इससे फिर कोई भी बेनिफिट हम लोग को नहीं मिला। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि नोट्स को सिम्प्लीफाई रखेंगे और नोट्स को डेली रीड करेंगे। अप टू 1.5 आवर जैसा कि मैंने आपको बताया 1.5 आवर इज़ इनफ फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। ये आपके लिए करंट अफेयर और प्लस जीएस के लिए ये इनफ है इतना 1.5 आवर ये डेली। तो आप इसको रात को सोने से पहले इसको याद रख सकते हैं और फिर इसको मंथली भी रिवाइज़ करें। कोई भी मैगज़ीन से या फिर आप अपने कॉपी से ही अगर आप इसको एफिशिएंटली बना रहे हैं, तो इसको मंथली जो है वो पूरा रिवाइज़ करें। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से इसको रिवाइज करें और डेली जो है वो आप डेली पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करें। या फिर एक और मेथड है कि आप मान लीजिए कि मंडे को आपने पढ़ा, ये आपका नोट्स है, फिर आपने इसको ट्यूसडे को बनाया। तो जब आप ट्यूसडे का इसका नोट्स पढ़ेंगे तो आप पहले मंडे का थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आप ट्यूसडे का बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका मंडे का जो नोट्स है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा और ट्यूसडे का नोट्स भी आपको दिमाग में आ जाएगा। तो ये एफिशिएंट होगा ज़्यादा पढ़ने में। और इससे क्या होगा कि आपका पीछे का जो है वो रिवाइज होते जाएगा लगातार और आपको याद रहेगा सारा कुछ। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये नोट्स ऐसे ही बनाएँ और जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करें। और अगर आप नोट्स बनाकर उसको नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर ये कोई भी कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि तभी ये कुछ ना कुछ बेनिफिट करेगा हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी। Thank you so much for watching my lecture.